हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जितना हो सकेगा इस क्वेश्चन हम करा देंगे पार्ट ए में, और फिर पार्ट बी में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में करा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचा कि बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर कराने चाहिए। उसके बाद बीच में ही अभी आज हमने कोशिश करेंगे कि आज अगर घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आ जाएगी तो वो करा देंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो प्रॉमिस किया वो हम जरूर करा देंगे, हमको याद है बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं क्या पूछ रहा है कि सामान्य ज्ञान से संबंधित, इनके जीएस बोल लीजिए या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर भी है और ऑल भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। ये सभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखें। ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक मिनट अच्छे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थिकनेस थोड़ी कम करेंगे इसकी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। जो क्षेत्रीय रूरल ग्रामीण बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ऑप्शन ए है रघुराम राजन समिति, ऑप्शन बी है सुब्बा राव समिति, ऑप्शन सी है राजा चलैया समिति, ऑप्शन डी है नरसिम्हन कार समूह। बताइए किसके द्वारा की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर आपका क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट। आंसर हो जाएगा नरसिम्हन कार समूह के द्वारा इसकी, एक मिनट बच्चे, ठीक है, नरसिम्हन कार समूह के द्वारा इसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपको याद रहना चाहिए, भारत सरकार ने किया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 कब किया था, 1976 पारित किया था। इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, आरआरबीस की स्थापना की गई थी। अभी बता दें कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आरआरबी के अंतर्गत भारत के कुल 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। ठीक है, कितने हैं, 28 कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं किसके, आरआरबी के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आरबीआई के अंतर्गत आरआरबीस कितने हैं, 28 हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आपको बताना है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत, टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवाएं यानी कि सर्विसेज आती हैं, आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बैंकिंग, सेकंड में कम्युनिकेशन, थर्ड में कोयला खनन, ठीक है, कोल माइनिंग। कूट दिया गया है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, डी है। ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2 और 3। बताइए कौन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आएगी टर्सरी, अगर तृतीयक सर्विस सेक्टर की बात करें, आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत प्राथमिक वो आते हैं, जैसे कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वो आते हैं, और सेकंड में मैन्युफैक्चरर से संबंधित जो होता है वो आता है, विनिर्माण से संबंधित, और थर्ड में आता है सर्विसेज। ठीक है, उन दोनों के लिए जो दो फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर में जो सहायता प्रदान कर सकते हैं वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है, वो किसमें के अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर किसके अंतर्गत आता है, तृतीय सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा है, तो आपको बताना है बैंकिंग है, ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन भी आता है, ठीक है, लेकिन कोयला खनन नहीं आता, ये कोयला खनन नहीं आता, ये कोयला खनन आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोयला खनन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि ये क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों से लिया जाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया प्राइमरी सेक्टर के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 1 और 2 सही है, एक ऑप्शन ए 1 और 2 का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, इसका क्या था, डी। ठीक है, याद है बैंकिंग और कम्युनिकेशन क्या है, सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, और कोयला खनन है ये प्राइमरी सेक्टर यानी कि
प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। और अब बता दें कि आपको जो सर्विस सेक्टर है वो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि टर्सरी सेक्टर का हिस्सा है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रक्षा सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। रक्षा सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय किस व्यय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है योजनागत व्यय, ऑप्शन बी है गैर योजनागत व्यय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए 3 का क्या हो जाएगा, ठीक है। बता दें कि रक्षा सेवाओं पर जो व्यय होता है उसे गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन सा, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों किया जाता है, आप पूछेंगे क्यों किया जाता है। क्योंकि रक्षा व्यय जो है सरकार की अनिवार्य और नियमित जिम्मेदारी का हिस्सा है, ठीक है। सरकार की क्या है, अनिवार्य है और नियमित जिम्मेदारी का हिस्सा है रक्षा सेवाएं, ठीक है। जिसे किसी भी विशिष्ट पंचवर्षीय या वार्षिक योजना के तहत अलग से योजनाबद्ध नहीं किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, गैर योजनागत व्यय का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखते क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है। किसी कंपनी को अगर महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसमें कौन सी शर्त नहीं होगी, आपको बताना। ऑप्शन ए है पूर्व से मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त हो, ऑप्शन बी है भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, ऑप्शन सी है रुपए 15,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक नेट वर्थ हो, ऑप्शन डी है रुपए 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो। बताइए क्या होगा कि किसी भी कंपनी को अगर महारत्न कंपनी का दर्जा देना है तो उसमें कौन सी शर्त नहीं होनी चाहिए, आपको ये बताना है। बताइए 4th का आंसर क्या हो जाएगा। 4th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें, पूर्व से मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त हो, बल्कि ये नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न श्रेणी में शामिल करने के लिए उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। किसका, नवरत्न, ना कि कहाँ पे गया, ये है मिनीरत्न नहीं नवरत्न, ठीक है। नवरत्न यहाँ पे लिख दें, ठीक है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब सही है। 15,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक नेटवर्थ होना चाहिए और 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका गलत है, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5th है। जितना हो सकता है आज क्वेश्चन करा देंगे, 44 तक क्वेश्चन करीब करा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उचित आधार हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ही समझ गए, अगर आपने क्वेश्चन देखें अच्छे से और एग्जाम दिया है तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कितने बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्या है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उचित आधार हो सकते हैं। फर्स्ट है खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, और सेकंड है पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, यानी पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगना। ऑप्शन और थर्ड है निम्न जनसंख्या घनत्व। क्या होगा, फर्स्ट में दिया गया खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन हो, सेकंड में दिया गया पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित हो, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता हो, थर्ड में दिया है निम्न जनसंख्या घनत्व हो, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कम हो, यानी कि जनसंख्या बहुल कम हो। कूट दिया गया है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3। अब इसका नहीं आगे ऊपर दिया गया है, और सी में दिया गया 1 and 3 और डी में दिया है 1, 2 and 3, ठीक है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। डी होगा, सभी इसमें शामिल हैं, ठीक है। डी हो जाएगा, सभी इसमें शामिल होंगे। देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको दोबारा से, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ होगी तभी उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। खराब जो अवसंरचना होगी उसकी, ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन होगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो अवसंरचना विनिर्माण संबंधी जितनी चीज़ें हैं वो पिछड़ापन होगा उसमें, और पड़ोसी देश की सीमाओं इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते होंगे, और निम्न जनसंख्या घनत्व भी होगा। ये तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। इसके साथ ही आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप लोग सोच रहे होंगे जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए हम ही आप लोग स्पीड में देखें कि स्पीड में देखेंगे, इससे तो हम स्पीड में पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड करिएगा भी मत, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डी है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी। ठीक है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का, एक बार सुन लीजिए, ठीक है क्वेश्चन और भी बना के पूछ सकता है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कई जो मापदंड होते हैं उनको अपनाया जाता है। इनमें क्या होता है, आर्थिक पिछड़ापन और खराब अवसंरचना होना चाहिए। ठीक है, और जो विकास को बाधित करता है, क्योंकि एक अगर खराब अवसंरचना है, उनकी आर्थिक पिछड़ापन है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे विकास नहीं हो पाएगा। और पहाड़ी एरिया होना चाहिए, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, इससे वहाँ का विकास कठिन हो जाते हैं। और निम्न जनसंख्या घनत्व भी है इसका एक कारण। और वहाँ की जनजाति संख्या की अधिकता होनी चाहिए। और रणनीतिक रूप से देखें तो पड़ोसी देश की जो सीमाएं उसके समीप स्थित होना चाहिए। ठीक है, ये है इनके, अगर इसको विशेष राज्य का दर्जा देना है तो ये जो पैरामीटर होते हैं ये कुछ होते हैं, तब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले, देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि टैक्स केंद्र सरकार के अंतर्गट नहीं आता है। आपको बताना है कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। वो है ऑप्शन ए उपहार कर है, गिफ्ट जो टैक्स होता है वो। ऑप्शन बी है निगम कर है। ऑप्शन सी है परिवहन कर है, ट्रांसपोर्टेशन जो टैक्स होता है। ऑप्शन डी है सीमा शुल्क है। ठीक है, सीमा शुल्क। बताइए कौन सा है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आपको वो बताना है कौन सा हो जाएगा, बताइए फटाफट। ठीक है, देखेंगे जो उपहार कर है ये केंद्र सरकार का है। ठीक है, केंद्र सरकार इसे लगाती है, वसूलती भी है। निगम कर भी आपको पता है केंद्र सरकार का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सीमा शुल्क भी है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो परिवहन कर है, ट्रांसपोर्टेशन का जो टैक्स परिवहन कर लगता है, ये किसका है, ये राज्य का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि राज्य इसका लगाता है और राज्य से वसूलता भी है। ठीक है, परिवहन कर जो है राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये राज्य द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। और बाकी जो उपहार कर है, निगम कर है, ठीक है, और सीमा शुल्क है, इस सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ये पूछा गया होगा। उपहार कर है और सीमा शुल्क है और निगम कर, ये डायरेक्ट टैक्स है और केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार से लगाती है और वसूलती भी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको बता दें जो सीमा शुल्क है, एक मिनट बच्चे, जो उपहार कर है और निगम कर है ये केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। उपहार कर है, यहाँ पे हम डी लिखते रहे, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये और कौन सा निगम कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है। और ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट, आई लगा दे रहे, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और सीमा शुल्क है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, वैट लगाते हैं। सीमा शुल्क है कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, कस्टम शुल्क, कस्टम शुल्क। ठीक है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क है केंद्र सरकार का एक इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक है, और ये क्या वस्तुओं के आयात निर्यात होता है उन पर लगाया जाता है वैट, वो कस्टम ड्यूटी आपने सुनी होगी। कस्टम शुल्क होता है जो, ये कहाँ लगाया जाता है, जब वस्तुओं का आयात और निर्यात, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया सीमा शुल्क। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सीमा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है। परिवहन टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट है। और निगम कर देखेंगे और उपहार कर, ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसका, सी।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु रबी की फसल मानी जाती है। ठीक है, जो सर्दियों में बोई जाती है, इनके अक्टूबर माह के करीब ये बोई जाती हैं। ठीक है, ये मौसम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में बुआई हो जाती है इनकी। ठीक है, और उसके बाद मार्च अप्रैल तक इनकी कटाई भी हो जाती है। तो इसमें पूछा कि कौन सी फसल है जो शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, इसमें बताएं कि फसल जो शीत ऋतु यानी रबी की फसल मानी जाती है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तरबूज। कौन सी होगी? ठीक है, कौन सी होगी? जौ। ठीक है, जौ जो होगी ये शीत ऋतु की फसल है। ठीक है, जैसे जौ, गेहूं वगैरह, ये मटर, चना, ये सब क्या है बोए जाएंगे। ठीक है, आते हैं तो ये क्या है अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। सोयाबीन और कपास, ठीक है, सोयाबीन है और ये कपास वगैरह है वर्षा काल यानी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें हैं। और तरबूज को पता है जायद की फसल है। ठीक है, तरबूज क्या है? जायद की फसल है। ये तरबूज है, जायद की फसल है। और सोयाबीन कपास है, ये क्या है? सोयाबीन और कपास कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। ये मानसून के मौसम में बोई जाती है सोयाबीन और कपास। ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ली जाए शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन में जो फसलें बोई जाती है और रबी की फसल और कौन कौन सी है, याद रखिए गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों भी है। ठीक है, सरसों है, मसूर है, आलू और अलसी, ये सारी हैं रबी की फसलें हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और अलसी। ठीक है, ये सारी हैं रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ का ऑप्शन हमारा ए हो गया राइट आंसर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सत्य कथन की आपको पहचान करना है। आइए कर लेते हैं पहचान। फर्स्ट है चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, व्यापारिक फसलें हैं। सेकंड है सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं। ठीक है, थर्ड है कुसुम, तंबाकू एवं गन्ना रोधी फसलें हैं। ठीक है, ये बताया गया है थर्ड में। अब कूट दे दिया गया है। ऑप्शन ए में 1, 2 है और बी में 1 और 3 है, सी में 2, 3 है और डी में 1, 2 और 3 है। ठीक है, डी में क्या है 1, 2 और 3 है। अब आपको बताना क्या सही होगा। देख लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं क्या होता है सही। ठीक है, चाय और रबड़ और आलू ये व्यापारिक फसलें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये व्यापारिक फसलें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वहीं देखते हैं ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ओहो ज़्यादा ही पतला हो गया, 1 मिनट। हाँ, अब सही है। ठीक है, चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं और वहीं देखते हैं सेकंड सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ ये बागानी फसलें हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये बागानी फसलें। लेकिन वही बात करी जाए कुसुम, तंबाकू एवं गन्ना ये रोधी फसलें। गन्ना ये रोधी फसल क्या होती है? रोधी फसल किन्हें कहते हैं? रोधी फसल उन्हें कहते हैं जिनका उपयोग जो मुख्य फसल होती है उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए जो खेत वगैरह होते हैं उनकी बाउंड्री के रूप में, जैसे कि बाउंड्री कर देते हैं हम लोग, ऐसी बाउंड्री के रूप में इसमें बोई जाती हैं जिससे वो उनकी रक्षा हो सके। किससे? हवा से हो सके, जानवरों से हो सके। ठीक है, और पर्यावरणीय जो इफेक्ट होता है उनसे हो सके इनका। ठीक है, इनकी रक्षा हो सके जो मुख्य फसल उनकी, उसे बोलते हैं रोधी फसल। ठीक है, तो कुसुम तो रोधी फसल है, कुसुम है जो रोधी फसल है। लेकिन आप देखेंगे तंबाकू एवं गन्ना ये क्या है? नकदी है, नकदी फसल है या फिर इन्हें बोलते हैं व्यावसायिक फसल। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं या नकदी फसल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये रोधी फसलें नहीं है, इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा अपना 1 और 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th का क्या होगा? ऑप्शन ए एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि कुसुम है जो एक रोधी फसल है जिसका उपयोग मुख्य फसल को हवा, जानवरों या पर्यावरणीय जो इफेक्ट होते हैं उनके बचाने के लिए खेतों के किनारों पर लगाई जाती है। ठीक है, रोधी फसलें उन्हें कहते हैं जो खेतों पर किनारे पे मुख्य फसल को संरक्षण करने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से करते हैं।
काफ़ी क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित समूह में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? ठीक है, निम्नलिखित समूह में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? ऑप्शन ए गेहूं धान मक्का, ऑप्शन बी गेहूं कपास सोयाबीन, ऑप्शन सी है सांवा कोदो कुटकी, ऑप्शन डी है कपास गन्ना तंबाकू। श्री अन्न किसे कहा जाता है? श्री अन्न जो मोटे अनाज होते हैं, श्री अन्न का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, पीएम द्वारा दिया गया है, इनका नाम क्या है? श्री अन्न। ठीक है, किस समूह से संबंधित ये कृषि उत्पाद है? ठीक है, जो मोटे अनाज होते हैं, सांवा कोदो कुटकी। ठीक है, सांवा कोदो कुटकी। तो अब ये तो गेहूं धान मक्का ही तो होगा ही नहीं, गेहूं कपास सोयाबीन नहीं होगा, कपास गन्ना तंबाकू ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सांवा कोदो कुटकी, ये है श्री अन्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, श्री अन्न इन्हें कहा भी जाता है, ये श्री अन्न से संबंधित उत्पाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब थोड़ा धीरे से बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा बोल रहे तो शब्द गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं है, सिली मिस्टेक से बचने के लिए। और मोस्टली ह्यूमन एरर जो होती हैं यहीं पे होती हैं। ऑप्शन है ओलेरी कल्चर, सब्जियों की व्यापारिक फसल, ऑप्शन बी है विटी कल्चर, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, ऑप्शन सी है मैरी कल्चर, घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, ऑप्शन डी है आर्बोरी कल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। आर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ठीक है, ओलोरिकल्चर है, सब्जियों की व्यापारिक कृषि है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। विटीकल्चर है, ये है अंगूर उत्पादन से संबंध है, ये भी सही है। ठीक है, वहीं देखेंगे, और जो आर्बोरिकल्चर है ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, यहीं देखेंगे मैरीकल्चर, ये गलत है, घोड़े एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, ये गलत है। मैरीकल्चर इससे संबंधित नहीं है। मैरीकल्चर का मतलब होता है ठीक है, मैरीकल्चर होता है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति से। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति है तो समुद्री जीवों, जो समुद्र के जीव होते हैं, समुद्री जीवों की, जैसे कि मछली, शेलफिश, समुद्री शैवाल, इनकी उत्पादन करना। ठीक है, इनकी उत्पादन करना। ठीक है, मैरीकल्चर होती है समुद्री जीवों का उत्पादन। ठीक है, और समुद्री जीवों में कैसे हैं? मछली भी आएंगे, शेलफिश आएंगे, और समुद्री जो शैवाल हैं वो भी आएंगे। ठीक है, ये समुद्री कृषि का एक रूप है मैरीकल्चर। ठीक है, जिसे बोलते हैं समुद्री कृषि का एक क्या है? रूप है मैरीकल्चर। और वहीं बताएंगे घोड़ों खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालन क्या कहा जाता है? इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये तो सभी पता है, इसको हम इधर खिसका देते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, ये है, इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अरे ये पेन पता इतना गड़बड़ कर रहा है, इन पेन से परेशान हो गए सच्ची। ठीक है बच्चे, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे मैम अभी तक पेन नहीं सही करवा पाई। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम है, क्या ही बताएं आप लोगों को। ठीक है, मैरीकल्चर क्या है? घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन नहीं है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का पालन है, समुद्री जीवों की कृषि करना है। इसमें जो शैल वगैरह और फिशेस वगैरह जो सभी आती हैं। ठीक है, मैराइन जितने भी जीव वगैरह जीव जंतु होते हैं वो आते हैं। लेकिन घोड़ों एवं कृषि खच्चर, जो घोड़ों एवं खच्चरों का जो व्यापारिक स्तर पालन है उसे वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है बच्चे? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत था। ठीक है, पता नहीं आज क्या ही ये हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका वर्ड दिया गया है हॉर्टिकल्चर, या फिर होता है इक्वाइन हस्बेंड्री। ठीक है, घोड़ों के पालन को एक और बोलते हैं इक्वाइन हस्बेंड्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। ठीक है, समुद्री जीवों का पालन होता है मैरीकल्चर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 10 तक हो गया। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन, पहन लेते हैं पर ये क्यों चल जाता है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ संगठन, एक तरफ मुख्यालय है। ऑप्शन ए है आसियान जकार्ता। ठीक है, ऑप्शन बी बिम्स्टेक ढाका, ऑप्शन सी अंकटाड जिनेवा, ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक यानी कि यूएनडीपी। ठीक है, बीजिंग। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए आंसर फटाफट, कौन सा?
सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित है? आसियान है, जकार्ता बिल्कुल सही है, आसियान जकार्ता बिल्कुल सही इसका मुख्यालय। बिम्स्टेक का ढाका में है, ये भी सही है। अंकटाड का जिनेवा में है, ये भी सही है, ठीक है। आपको 3 जानकारी भी मिल रही है, साथ में आपका रिवीजन हो रहा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है, ठीक है। बिम्स्टेक का कहाँ है? ढाका में है। अंकटाड का कहाँ है? जिनेवा में। लेकिन इसने बताया जो एशियाई विकास बैंक है, ठीक है, एडीबी है, ठीक है, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी, ठीक है, एडीबी, ठीक है, एडीबी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला में, बीजिंग में नहीं है, ठीक है। ये बीजिंग दिया गया, इसमें नहीं है, यही हमारा गलत था। एक मिनट, हम इसको पेन को आज चलाएंगे ही, ठीक है। इसका हम कर ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की कौन सी है? मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, जो फिलीपींस की कैपिटल है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आय असमानता पर ऑक्सफैम रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट है, सबसे धनी 1% लोगों के पास अब वैश्विक संपत्ति का 45% हिस्सा है, ठीक है। सेकंड है, दुनिया भर में 10 में से 1 महिला प्रतिदिन $2.15 से भी कम आय के साथ अत्यधिक गरीबी में रहती है। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, दोनों ही बात सही है, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है। तो ये सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ बताने का है नहीं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाल ही में चर्चा में रहा सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी तंजानिया। सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र है, वो किस देश में है? बताइए, आपको बताना है कहाँ पे है बच्चे। ये तंजानिया में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तंजानिया में सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, जो सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र है अफ्रीका देश के तंजानिया में, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। ये किसे बोलते हैं? इसमें ऐसा होता है कि ये जो क्षेत्र होता है अपने पशु प्रवासन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर टाइम पर पशुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में भी प्रवासन होता है, ठीक है। यह क्षेत्र विशेष रूप से अपने वार्षिक पशु प्रवासन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा? तंजानिया का सेरेंगेटी क्षेत्र। देखेंगे यहाँ पे प्रतिवर्ष लाखों वाइल्ड बीट्स देखे होंगे, जेब्रा, ये और भी जानवर होते हैं जो तंजानिया के सेरेंगेटी से केन्या के मसाई, ठीक है, केन्या की जो मसाई है जिसमें मारा रिजर्व की ओर नए चारागाह की तलाश में प्रवास करते हैं, ठीक है। देखेंगे आमतौर पर जनवरी से मार्च के दौरान ये प्रवास शुरू होता है और ये पूरे साल भर प्रवास चलता रहता है। और ये सेरेंगेटी जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिसमें यह क्षेत्र शामिल है, सेरेंगेटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसमें क्षेत्र कौन सा शामिल है? सेरेंगेटी रीजन, ठीक है, सेरेंगेटी रीजन जो इसमें शामिल है, ठीक है। और मसाई जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, सेरेंगेटी क्षेत्र में मसाई जनजाति पाई जाती है ना अफ्रीका में, वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अब देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है। ऑप्शन डी इसका बता दिया ना मैंने, हाँ ओके। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कितने युग में सही सुमेलित हैं? आपको बताना है कितने युग में सही सुमेलित हैं। इस तरह से पीसीएस में और यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में ही पूछ लेते हैं। फर्स्ट है संकरकोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सेकंड है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल, थर्ड है खेचेओपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, फोर्थ है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड। ऑप्शन अब आपको बताना है कूट की सहायता से। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। आपको बताना है कितने इसमें सही सुमेलित हो रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सक्करकोटाई जो पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। सेकंड है थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये बच्चे कहाँ पे हैं? जो थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है
ये तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये कहाँ पे बच्चे? तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे पूरा लिखने को नहीं आएगा, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और यहीं देखेंगे खेचे ओपलरी जो आर्द्रभूमि सिक्किम में है, ठीक है, ये लास्ट साल में इसको देखा था, जो पिछले जो ईयर था उसमें इसको आर्द्रभूमि का दर्जा दिया भी गया था, ठीक है, सिक्किम में है खेचे ओपलरी, ठीक है। खेचे ओपलरी जो आर्द्रभूमि सिक्किम में है, एक पवित्र झील है जिसमें बौद्ध धर्म में इसे विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। और देखेंगे उधवा झील जो पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। और देखें ये बात और अब देखनी होगी आपको कि जो उधवा झील है पक्षी अभ्यारण्य, ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पर देखें विंटर सीजन में ये प्रवासी पक्षी इसमें बहुत मात्रा में आते हैं, ठीक है। कौन सा? उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो 3 कौन से सही है बच्चे? ये भी सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया, और थर्ड सही हो गया, फोर्थ सही हो गया, और फर्स्ट सही हो गया, ये वाला सेकंड वाला गलत था। तो कितने हमारे ऑप्शन सही है? 3, केवल 3, ठीक है, केवल 3 सही है। ऑप्शन हो गया सी राइट आंसर, ठीक है। केवल 3 हमारे स्टेटमेंट सही थे, तो 3 सही है, तो अब केवल 3 इस तरह से बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली सृजनम, क्या है सृजनम का निम्नलिखित में से किस स्थान से शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी गोरखपुर। कहाँ से किया गया है बताइए फटाफट, कहाँ से किया गया है? ठीक है, कहाँ से किया गया है? न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली से किया गया है, ठीक है, दिल्ली से किया गया इसका शुभारंभ, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या रखा गया? सृजनम। क्या रखा गया नाम? सृजनम रखा गया है, ठीक है। यह अपनी तरह का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण रिंग है, जिसमें विशेष रूप से रक्त, मूत्र, थूक, इनका सब क्या किया जाता है? प्रयोगशाला से डिस्पोज, जैसे जो प्रयोगशाला में कैसे इसको डिस्पोजल किया जाए, ठीक है, जैसे रोगजनक जैसे चिकित्सा अपशिष्टों को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसको ये सब चीजें हैं, इनको कैसे निपटान किया जाए इसके लिए किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली में कहाँ से किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, ठीक है, कहाँ से? सृजनम, इसका किया है दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 15 हो गए। अब नेक्स्ट हमको चलना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, निम्नलिखित 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? आपको बता रहे हैं कितने युग्म सही सुमेलित होंगे। सूची फर्स्ट दिया है दिवस और सूची सेकंड में थीम दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे बोलते हैं, ठीक है। हमारे इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ठीक है। सेकंड है विश्व कैंसर दिवस, इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन थर्ड है थर्ड पर दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी थीम दी गई विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। फोर्थ में है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, लैंग्वेज मैटर्स, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। आपको बतानी कि ये थीम सुमेलित है, आपको ये बताना है कि ये थीम क्या सुमेलित हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कूट में, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अरे इधर आ जाओ यार, इसको हम हटा देते जरा देर के लिए, ठीक, बताइए उपयुक्त सभी कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये तीनों ही मैच कर रहे हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 16 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, 2 फेब यहाँ पे लिख देते हैं, 2 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को है, 4 फेब, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी का है, और इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक यार इसकी जो जितनी भी थीम है पूछी जाती है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड है, इसकी थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। और थर्ड पे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को, 28 फेब, ठीक है, 28 फरवरी को मनाते हैं। और इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और फोर्थ पे है
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इसकी मनाए जाते हैं 21 फरवरी को, 21 फेब, ठीक है, 21 फेब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसकी थीम है लैंग्वेज मैटर्स, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, ये इसकी वो है। अब याद रखना, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, ठीक है। ये डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, सभी सम्मिलित थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 43वें या 43rd संस्करण की थीम क्या है? ऑप्शन ए विकसित भारत @2027, ऑप्शन बी विकसित भारत @2035, ऑप्शन सी है विकसित भारत @2042, ऑप्शन डी है विकसित भारत @2047। बताइए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 43rd संस्करण की थीम क्या रखी गई है? रखी गई है विकसित भारत @2047। डी इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है IITF, ये 43rd इसका संस्करण था। इसका गठन कब हुआ था? ये नवंबर में 2024 को किया गया था, 14 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। और इस व्यापार के मेले की थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। ठीक है, इस मेले में बिहार और उत्तर प्रदेश ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया था। और वहीं देखेंगे झारखंड जो राज्य था इस संस्करण के लिए फोकस राज्य बना था। ठीक है, झारखंड क्या था? फोकस राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है, 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्तियों द्वारा संचालित, स्थापित या संचालित या प्रशासित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सेकंड है, दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, परामर्श, खेल, नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उपयुक्त में से कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये बात सही है बिल्कुल। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें दिखा है कोचिंग के अकादमिक सहायता, परामर्श, खेल, नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल नहीं, गलत है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि कोचिंग में देखेंगे अकादमिक सहायता, शिक्षा प्रदान की जाती है, मार्गदर्शन किया जाता है, निर्देशन दिए जाते हैं, ट्यूशन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो गतिविधियां बता रहे हैं इसमें कि नृत्य, ये तो सब रंगमंच गतिविधियां हैं। ठीक है, रंगमंची गतिविधियां हैं, थिएटर वाली गतिविधियां हैं, ये इसमें कोचिंग वाली नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट सही है, तो केवल 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, फटाफट करेंगे। मैंने कहा था 44 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक थ्रिप्स क्या है? ब्लैक थ्रिप्स क्या है? ऑप्शन ए आक्रामक कीट प्रजाति है, ऑप्शन बी एक छोटा समुद्री पक्षी है, ऑप्शन सी एक मूक महामारी है, ऑप्शन डी अमेजन में पाई जाने वाली सांप की दुर्लभ प्रजाति है। क्या है हाल ही में चर्चा रही ब्लैक थ्रिप्स? ब्लैक थ्रिप्स क्या है? ब्लैक थ्रिप्स क्या है? ठीक है, ये क्या है? एक आक्रामक कीट प्रजाति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, 19 हो गया क्वेश्चन 19 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट में स्क्रॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर निम्नलिखित में से कितना है? फर्टिलिटी रेट है कितना है? ऑप्शन ए है 2.0, ऑप्शन बी 2.3, ऑप्शन सी 6.2, ऑप्शन डी 5.3। ठीक है, कितना है बच्चे? ठीक है, 2.0, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली इनकी SRS ठीक है, अकॉर्डिंग SRS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की कुल प्रजनन दर TFR राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? 2.0 है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हो गए। 21 पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है।
फटाफट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग सेंसस की बात हो रही है, 2011 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम महिला साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बताना आपको। ऑप्शन ए है बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। ऑप्शन बी है बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी है बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान। ऑप्शन डी है राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आपको बताना है। अकॉर्डिंग 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा न्यूनतम महिला साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम में राज्य होंगे, ठीक है। 21 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे न्यूनतम महिला जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, बिहार में होगी, ठीक है, बिहार में। उसके बाद राजस्थान आता है घटते क्रम में, सबसे कम बिहार, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। पहले बिहार, उसके बाद राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे? बी होगा इसका राइट आंसर। पहले बिहार, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखते क्या पूछ रहा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट आइए करते हैं विचार। फर्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, ठीक है। कितना है? मात्र 2.4% है, ठीक है। और सेकंड है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। है, ठीक है। सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी ना ही एक और दो दोनों, ठीक है। इसमें बोला भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये गलत लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी पूरा सही है ये सेंटेंस, लेकिन उन्होंने सिर्फ मात्र लिख के गलत कर दिया, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना है? ये 2.4% है, ना कि मात्र है। मात्र में ओनली लग जाता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2.4 तो फिर ये गलत हो गया मात्र लग के, ठीक है। तो सिली सी मिस्टेक देखनी है आपको, सिली जो एरर होता है वो पहचानना है, ठीक है। अगर नहीं तो बिल्कुल दोनों ही सही लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम में मैंने रीड किया ना तो मुझे भी ये सही लगा था, फिर मैंने अभी देखा कि हाँ मात्र लगा रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। 2.4 है, ये गलत है। सेकंड में भी दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इसमें भारत की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? 17.5% है, ठीक है। लगभग नहीं लगाया तो ये भी गलत होगा फिर, ठीक है। लगभग नहीं लगाया तो ये भी गलत होगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.5% है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ मात्र लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया तो फिर ये भी गलत होगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? ना तो एक ना ही दो। 12 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ना तो एक ना ही दो, ठीक है। हम मात्र लगा दिए कि इसमें क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये सही हो जाएगा। फिर सेकंड में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। इसमें सीधे सीधे एक्यूरेसी निकाल दिया, एक्चुअल रंग निकाल दिया रेट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सिली सी मिस्टेक देखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है?
जनगणना 2011 पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश है, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार है, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। सही उत्तर आपको चुनने हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको लगाना है जनसंख्या की दृष्टि को सही जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा राज्य होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको आपको व्यवस्थित करना होगा। 23 देखिए 23 क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। ठीक है, आइए कर लेते हैं व्यवस्थित। पहले सबसे अगर हम देखेंगे जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, फोर्थ नंबर पे आ गया। फोर्थ नंबर तो सबसे पहले डी में है, यहीं से मिल गया, नहीं सी में भी है, सी में भी है। ठीक है, पहले आ गया 4। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद क्या आता है महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद क्या है बिहार। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर जाके इसमें पश्चिम बंगाल दिया नहीं गया है तो आंध्र प्रदेश। तो 4 2 3 1 क्या है 4 2 3 1 डी आएगा इसका राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सभी जानते हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, तब फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल दिया नहीं तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तेलंगाना का गठन हो गया, उसके बाद जो स्थितियाँ हैं वो बदल गई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग 2011 के जैसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी उसी अकॉर्डिंग देना होगा। आंसर उसी अकॉर्डिंग इसका देना होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा पहले बच्चे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, फिर बिहार, ठीक है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये होगा इसका सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन हमेशा कर लें। ठीक है, अधिकांश जो गलतियाँ होती हैं यही होती हैं। ठीक, फर्स्ट है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945। ठीक है, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति, यहाँ अनुसूचित जाति की बात हुई है, एससी की बात हुई है, शेड्यूल कास्ट। यहाँ अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 890 जेंडर रेशियो। ठीक है, ऑप्शन सी है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। ऑप्शन डी में दी भारत औसत लिंगानुपात कितना है, भारत का जो जेंडर रेशियो है 943। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 24 का आंसर बताएं फटाफट। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात एससी का कितना है 945 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है 943 है, ये भी सही है। लेकिन इसमें दिया गया है अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का जो जेंडर रेशियो बताया है 890, ये गलत है। ठीक है, 890 ये गलत है। कितना है 990 था अकॉर्डिंग 2011 के, कितना था 990। ठीक है, 990 था इसका जेंडर रेशियो, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यही राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट 24 हो गए, 25 पे करेंगे। फटाफट कर लेते हैं बच्चे, फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 24 तक हो गए ना, हाँ 25 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा सूचियों से नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट में है कारण और प्रभाव दिए गए हैं, और सूची सेकंड में है कारक दिए गए हैं। फर्स्ट है ऑप्शन ए त्वचा कैंसर है, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण है, ऑप्शन सी में वैश्विक तापमान है, ऑप्शन डी में ओजोन छिद्र है। और उसके कारक क्या हो सकते हैं, फर्स्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सेकंड में है पराबैंगनी प्रकाश है, थर्ड डेसिबल में, फोर्थ में है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम इधर थोड़ा शिफ्ट करेंगे। अरे हाँ आजा भाई। ठीक है, डेसिबल या कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए कहाँ पे होगा। आइए, त्वचा कैंसर है जो स्किन कैंसर होता है, किससे होता है। 25 का आंसर बताइए। ठीक है, एक मिनट में यहाँ से हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा ऊपर से, तब आपको इसका कोड दिखेगा। कोड दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ अब दिखे ना, कोड दिख गया। ठीक है, स्किन कैंसर होता है किसके कारण होता है, पराबैंगनी प्रकाश के कारण, सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनी कहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेज 2 है, और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में थर्ड होगा। वैश्विक तापमान है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण 4 हो गया। ओजोन छिद्र हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण 1 हो गया। देख लेते कहाँ हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी राइट आंसर हो गया बच्चे, 2 3 4 1, बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, स्किन कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में, और वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड,
एंड लास्ट कौन बताए? ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से ओहो आज पता नहीं कहीं यहाँ पे सेट हो जा रहा है, कहीं पे ये चल जा रहा है। व्हाट हैपेंड दिस? ठीक है, 26 से निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी अंडरलाइन करेंगे, सही सुमेलित नहीं, ये देखेंगे कौन सा। ऑप्शन ए है शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, एल बहुगुणा। ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। ऑप्शन डी एपिको आंदोलन, पी हेगड़े। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, 26 में बताइए कौन सा बच्चे इसमें सुमेलित नहीं होगा। फटाफट कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन है बाकी। 26 का बताइए आंसर क्या नहीं होगा। ठीक है, चिपको आंदोलन एल बहुगुणा द्वारा चलाया गया, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर का है, ये भी सही है। और एपिको आंदोलन पी हेगड़े द्वारा। जल्दी जल्दी से कराते हैं। लेकिन जो शांत घाटी आंदोलन है ये बाबा आमटे द्वारा नहीं है। ठीक है, शांत घाटी जो आंदोलन है बाबा आमटे द्वारा नहीं है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे द्वारा नहीं चलाया गया। बाबा आमटे मुख्य रूप से कहाँ से? बंजी संरक्षण, कुछ रोगियों के कल्याण और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, और शांत घाटी आंदोलन क्या? केरल में एक पनबिजली परियोजना के खिलाफ साइलेंट वैली के जैव विविधता को बचाने के लिए शुरू किया गया है साइलेंट वैली आयोजन। ठीक है, जैव विविधता, वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नाम कौन कौन से? डॉक्टर सलीम अली है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है डॉक्टर सलीम अली। ठीक, शांत घाटी आंदोलन से डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, सुन लीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, फिर हमारा पेन दिक्कत करेगा। क्या है? डॉक्टर सलीम अली है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। और कौन सी? एक और लोग जुड़े हैं इससे। कौन से हैं ये सुगाथा कुमारी हैं, ये कवयित्री और पर्यावरणविद हैं। ये कौन सी? सुगाथा कुमारी हैं। ठीक है, दो लोग जुड़े हुए हैं इससे शांत घाटी आंदोलन से। सलीम अली है, डॉक्टर सलीम अली है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है, और सुगाथा कुमारी है जो एक कवयित्री हैं और पर्यावरणविद भी हैं। ठीक है, ये हैं शांत घाटी आंदोलन से। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इसमें मैच गलत था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 26 का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट करते हैं बच्चे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, फिर आप लोगों को भी समय नहीं है और मेरे पास भी तो है ही है। 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? ठीक है, नीरी अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी देहरादून। ठीक, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। फटाफट करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है, कौन से हैं बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नीरी कहाँ पे है? नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पे है? नागपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट कर लेते, स्पीड बढ़ा ले हमने। ठीक है, 28 है। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वॉल्टर जी रोशन, ऑप्शन बी जी टेलर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन डी है ए जी टॉन्सले। बहुत क्वेश्चन ये आ रहा है अभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए जी टॉन्सले। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ए जी टॉन्सले। पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? 1935 में ब्रिटिश जो पारिस्थितिकीविद थे वो ए जी टॉन्सले द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की थी? ए जी टॉन्सले के द्वारा दी गई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए बच्चे? 29 पे चलेंगे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम इधर पे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए सामुद्रिक, ऑप्शन बी पर्वतीय, ऑप्शन सी घास के मैदान, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। कौन सा जो पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो कौन सा होगा बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा बच्चे? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, अब आपको पता भी होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामुद्रिक। ठीक है, सामुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पृथ्वी पर फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना? 71% पर फैला हुआ है। ठीक है, सामुद्रिक जो आपको पता है समुद्री जो जल वगैरह है। ठीक है, लगभग अब देखेंगे 71% भाग जलीय पारिस्थितिक तंत्र से ढका हुआ है, जिसमें महासागर है, समुद्र है, झीलें, नदियाँ और आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, सभी ये नहीं कि सिर्फ समुद्र अकेला। ठीक है, जितना
जलीय एरिया है वो सारा इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट कर लेंगे, बस 5 मिनट 10 मिनट में क्लास हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। सेकंड में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी में दिया है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी में एक और दो दोनों। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट दिया है स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेकंड में दिया है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको हम कॉन्सेप्ट बताने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बाउंड है हम यहाँ पे टाइम को लेकर, ठीक है, बाउंडेड है हम टाइम को लेकर, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों ही सही हैं और दोनों सही हो जाने के कारण ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। ये बिल्कुल सही है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऑप्शन पे तो आप इसमें क्या पूछा गया है, सही उत्तर चुनना है। सही तो आप इसका दोनों हो गया, एक और दो दोनों सही, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों कथन जीवा जो बायोमास है उसके पिरामिड के संदर्भ में सही है, दोनों ही कथन सही है, ठीक है, दोनों ही कथन सही है, ठीक है। एक मिनट बच्चे देखते हैं, एक मिनट बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे बच्चे, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। एक हाँ ठीक है, ये जो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इतना इसलिए नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना इसलिए नहीं पूछेगा, इसको हम एक मिनट, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा जैसा ये लोग बना रहे हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कई बार जो है बहुत गलतियां हैं बुक्स में, ठीक है, लेकिन हमें क्या ही करना है उनका नाम लेके। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही हो जाएगा, तो ठीक है, एक और दो दोनों सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दो दोनों सही हैं, इतना नहीं पूछेगा, मात्रात्र ये कोई नहीं है, लगभग, ठीक है। यहाँ पर हटा दीजिए, इसे लगभग लिख लीजिए, क्षेत्रफल का लगभग, ठीक है। इतने बच्चों को हम परेशान नहीं करेंगे इतने कि वो पूछें पढ़ें, ठीक है। लगभग कितना होगा, 2.4% होगा। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 74% है। ये आप सी डी कर लीजिए, एक दो दोनों सही है, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने बच्चे पढ़ेंगे तो पागल ही हो जाएंगे ना, फिर इस तरह से देख देख के पढ़ेंगे कि मात्रा है कि लगभग, ठीक है। ये दोनों ही सही मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे हम लगभग लिख दे रहे हैं, लगभग है 2.4% और यहाँ पे भी लगभग 7.5% है, ठीक है। एक दो दोनों सही मान लो इसको, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं परेशान करना बच्चों को, ठीक है। वैसे भी बच्चे वैसे ही परेशान होते हैं आयोग की मनमानियों से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, दोनों सही है तो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑपरेशन ब्रह्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इसे संचालित किया गया था। सेकंड है, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की तरफ से सतपुड़ा और सावित्री जहाज ने हिस्सा लिया था, ठीक है। सही विकल्प को आपको चयन करना है, सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एक और दोनों, ऑप्शन बी एक केवल दो, ऑप्शन सी ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी केवल एक। 31 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, जो भारतीय नौसेना द्वारा म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद मानवीय जो सहायता प्रदान की गई थी उसमें कौन प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा संचालित किया गया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही। सेकंड में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की तरफ से सतपुड़ा और सावित्री जहाज इन्होंने हिस्सा लिया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन राइट है। तो दोनों ऑप्शन जब राइट होंगे तो ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा उसकी तिथि के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस, सेकंड है विश्व जल दिवस, थर्ड है विश्व गौरैया दिवस, फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। सही विकल्प का चयन करें, इनके अनुक्रम में, ठीक है, इनके अनुक्रम में व्यवस्थित करें, इनके पता अकॉर्डिंग, इनके अनुक्रम के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है, सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से इनको मिलाना है, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। आइए मिला लेते क्या होगा। 32 में देख लेते क्या होगा। 20 सबसे पहले देखते हैं विश्व गौरैया दिवस, सबसे पहले चलते हैं, अच्छा विश्व क्षय रोग दिवस ही देख लेते हैं। क्षय रोग जो है, क्षय रोग दिवस जिसे टीबी बोलते हैं, इसका है 24 मार्च। मार्च। अरे हम 2 मिनट बच्चे दीजिएगा, पेन के चलते हम परेशान वैसे ही बहुत ज़्यादा। क्या हो गया? अरे क्या हो रहा है बच्चे, समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट बच्चे, थोड़ा पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। या तो पेन दिक्कत कर रहा है या फिर हमारा टैबलेट दिक्कत कर रहा है, नहीं लिखने दे रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। पेन लेने से ही, चलो हम बोल दे रहे हैं आपको, ठीक है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो लिख जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो लिख जा रहा है, यहीं पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये है 24 विश्व क्षय रोग दिवस बच्चे हैं 24 मार्च, ठीक है। ठीक है, 24 मार्च है। और विश्व जल दिवस है, अगर विश्व जल दिवस की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है बच्चे? 22 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? स्पैरो डे 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस तो सभी जानते हैं, 21 मार्च को। अब इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? विश्व गौरैया दिवस। थर्ड पे आती है ये क्वेश्चन, तो यही ऐसे ही निकल आया 32 का ए, ठीक है। थर्ड पे आएगा विश्व गौरैया दिवस पहले, फिर 21, फिर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फोर्थ हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा 22 विश्व जल दिवस, तो ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा विश्व क्षय रोग 24 मार्च, ठीक है। 3 2 4 बना, अकॉर्डिंग इसके क्रम के जमाना था, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, 20 मार्च है विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च है विश्व गौरैया दिवस पैरोडे, और इसकी थीम क्या है? प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान, ये इसकी थीम रखी गई है। और 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इसकी थीम है वन और भोजन। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी डे, और इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ठीक है। यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ठीक है, ये इसकी थीम है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा पेन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हम आज कर ही लेंगे, कैसे भी करेंगे पर करेंगे, हमको बहुत ही परेशान कर दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में मिताल था, ठीक है, क्या है? हाल ही में मिताथला और तिग्राना हड़प्पा कालीन स्थल को निम्नलिखित में से किस राज्य ने आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व के स्थल और स्मारक के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए कौन सा होगा? हाल ही में मिताथला और तिग्राना है जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं, किस राज्य ने आधिकारिक रूप से संरक्षण
पुरातात्विक स्थल जो है घोषित किए हैं, 33 का आंसर बताइए। ये हो जाएगा हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के ये पुरातात्विक स्थल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा राज्य के देखेंगे अप्रैल 2025 में हरियाणा राज्य की सरकार ने इसे अपने भिवानी जिला, जो हरियाणा का भिवानी जिला है, उसमें 2 जो महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल मिले हैं, जो मिताथला और तिघराना, ठीक है, इनको संरक्षित पुरातत्विक स्थल स्मारक के रूप में घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 33 हो गया, 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट, बस यही पेज कराना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म क्रांति के प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 1857 रिवोल्ट के जो लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने लीडरशिप करी थी, जो नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, उनको सुमेलित करना है उनके सिटी के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, जहाँ से वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए है कानपुर तात्या टोपे, ऑप्शन ए है फैजाबाद मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन सी गोरखपुर गजाधर सिंह, ऑप्शन डी मथुरा देवी सिंह। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सुमेलित नहीं है बच्चे, वो बताना है। ठीक है, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर 34 का। ठीक है, कानपुर से तात्या टोपे थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, गोरखपुर से गजाधर सिंह से 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है, नेतृत्वकर्ता जो थे, और मथुरा से देवी सिंह थे, ये बिल्कुल सही। लेकिन इसमें दिया गया फैजाबाद मौलवी लियाकत अली, ये गलत है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि जो फैजाबाद से, एक मिनट बच्चे, जो फैजाबाद से थे मौलवी लियाकत अली नहीं थे। ठीक है, वो कौन से थे? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था फैजाबाद से। ठीक है, ठीक है, ये क्या थे? एक सूफी संत थे और क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, और जो ये बात हो रही है मौलवी लियाकत अली की, ये कहाँ से इन्होंने किया था अपना विद्रोह का नेतृत्व? 1857 का इन्होंने किया था इलाहाबाद, यानी कि अभी है प्रयागराज, यहाँ से किया था इन्होंने मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 34 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कुल का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है व्यक्तित्व दिए गए हैं और सूची सेकंड में जन्म स्थान दिए गए, उनके अकॉर्डिंग जन्म को उनको बताना है कौन से हैं। ठीक है, कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, आइए मिला लेते हैं। अमीर खुसरो हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? तूतीय हिंद, यानी भारत का तोता, तूतीय हिंद कहा जाता है ना। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में पटियाली, वर्तमान में कासगंज जिले के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश के। ठीक, कहाँ हुआ था? पटियाली में। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में, ये थर्ड हो गया। ठीक है, अबुल फजल है, अबुल फजल है मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक है अबुल फजल। इनका जन्म हुआ था 1551 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। इन्हें आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक थे। ठीक है, यह क्या थे? आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक थे। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित है। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका? आगरा में हुआ था। आगरा कहाँ पे? 4 पे है, 4 डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख लेते हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल को सब जानते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और काकोरी कांड के नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। और निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था बच्चे? बदायूं में हुआ था। बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यह चिश्ती सिलसिले के एक महत्वपूर्ण संत थे, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। बदायूं कहाँ पे है? ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3412 कहाँ पे होगा? वही आंसर हो जाएगा 3412। 3412 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3412। 38 का क्या हो जाएगा? 38 कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? 35, सॉरी 35 का क्वेश्चन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे? बी। नेक्स्ट चलते फटाफट, बस अब जल्दी से करा रहे हैं पर इतना तो कराना पड़ेगा बच्चे, आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म युद्धाभ्यास संबंधित देश सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। युद्धाभ्यास है उससे संबंधित देश हैं जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। सुमेलित तो सब बता लेते हैं, नहीं बताओ आप। ठीक है, अब आयोग कहता है सुमेलित तो हम बहुत पूछ लिए, अब हम नहीं पूछेंगे, वो बताओ आप। ठीक है,
कौन से सम्मिलित नहीं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो सी ड्रैगन है भारत और मलेशिया, ऑप्शन बी खंजर भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन सी कॉर्पेट भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी अभ्यास बारूद भारत और फ्रांस। ठीक है, कौन सा संबंधित होगा? खंजर है जो भारत और किर्गिस्तान है, बिल्कुल सही है। और कॉर्पोरेट है भारत और बांग्लादेश है युद्धाभ्यास, ये भी सही है। अभ्यास बारूद भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास है, ये भी सही है। लेकिन सी ड्रैगन है ये भारत और मलेशिया का नहीं है अकेला। ठीक है, ये जो है सी ड्रैगन है भारत और मलेशिया का नहीं, ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और बाकी सारे तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत। वामन अवतार जानते हो, ब्राह्मण का अवतार लेके बौने का अवतार लिया था भगवान ने। वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से किसमें वर्णित है? विष्णु अवतार की बात है ये। विष्णु अवतार का कौन सा अवतार था? वामन अवतार। ठीक है, 10 अवतारों में से विष्णु का कौन सा अवतार है? कि वामन अवतार भी है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, विष्णु जी का, भगवान विष्णु जी का अवतार है ये। ठीक है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। किस वेद में दिया गया है इसका वर्णन? ठीक है, बताइए फटाफट बताइए बच्चे। हरियप 37 में दिया गया है। आंसर क्या है 37 का? ऑप्शन ए ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में दिया गया है ये। ठीक है, 52 अवतार का जो वर्णन है ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा विचार करना अकेला। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर क्या है जो कथन सत्य है उन्हें बताना है। ठीक है, फर्स्ट है सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही होता है। ठीक है, सेकंड है पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 12 मिनट का होता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। बताइए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 38 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे। ठीक है, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे सेकंड बताया गया पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 12 मिनट का होता है, गलत है ये। ठीक है, 12 मिनट का नहीं होता। अगर पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है ये 7 मिनट 32 सेकंड तक ही सीमित है। 7 मिनट 32 सेकंड इसकी अवधि है। ठीक है, 7 मिनट एंड 32 सेकंड। ठीक है, 32 सेकंड ये इसकी अवधि है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? केवल 1 इसका राइट आंसर होगा, 38 का ए। ठीक है, 38 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कहाँ पर दिए थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कौशाम्बी। बताइए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट, बस 2-3 क्वेश्चन और बकाया हैं। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश जो महात्मा बुद्ध जी ने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल के राज्य की जो राजधानी थी श्रावस्ती, उसमें दिए थे। ये किसकी राजधानी थी? कौशल राज्य की। ठीक है, श्रावस्ती। ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से हो गया 34, 40 पे चलेंगे। 34 क्यों, 40 पे चलेंगे। 39 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ तो आपके संदर्भ स्थल दिए गए हैं। ठीक है, जो संदर्भ सिविलाइजेशन संबंधित स्थल हैं। ठीक है, दूसरी तरफ दिए गए वर्तमान स्थिति इनकी कहाँ है उसको सुमेलित करना है, उसके बाद आपको आंसर ड्राइव करना है। 40 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा बच्चे। आइए देख लेते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है बच्चे? ये है गुजरात में है और ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए का 2, ए का 2 कहाँ पे होगा? ए का 2। ठीक है, और बनावली कहाँ है? हरियाणा। बनावली हरियाणा 3। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। और यहाँ आ जाओ 2 मिनट के लिए। ए का 2, बी का 3, तो यही निकल आया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कालीबंगन है राजस्थान है, सी का फर्स्ट राजस्थान है, और डी का 4 है रोपड़ जो है पंजाब। ठीक है, तो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट। धौलावीरा गुजरात, बनावली
हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब। ठीक है, ये धौलावीरा के स्थल है, सिंधु सभ्यता के स्थल है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में से कौन अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिबांग जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी है हिरोंग जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी दोयांग जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी है तवांग जल विद्युत परियोजना। कौन सी जो जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो दोयांग जल विद्युत परियोजना है, दोयांग जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। यह परियोजना कहाँ पे है? नागालैंड राज्य में है, नागालैंड राज्य में है। और दोयांग नदी पर है। ठीक है, दोयांग नदी पर है और नागालैंड राज्य में है दोयांग जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। बाकी दिबांग जल विद्युत परियोजना, हिरोंग जल विद्युत परियोजना और तवांग जल विद्युत परियोजना ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? ठीक है, संविधान की जो मूल संरचना है, ढांचा है, उसके तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी है समत्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर? न्यायिक समीक्षा भी है, संसदीय प्रणाली भी है, समत्व का सिद्धांत भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, कि हो तो होलोहान मामला, कि हो तो होलोहान मामला 1993 किस मामले के रूप में चर्चित था? ऑप्शन ए मंडल मामले के रूप में, ऑप्शन बी धार्मिक मामले के रूप में, ऑप्शन सी दल बदल मामले के रूप में, ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार के मामले के रूप में। बताइए कि हो तो होलोहान मामला संबंधित है किससे? बच्चे बताइए। 43 का हो जाएगा दल बदल मामले के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, है तो जो होलोहान मामला था 1993 में भारतीय राजनीति में दल बदल मामले के रूप में बहुत चर्चित रहा है। ठीक है, यह देखेंगे जो संविधान की 10वीं सूची है जिसे दल बदल विरोधी मामले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किस में दिया है? संविधान की कौन सी सूची है? 10वीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, शेड्यूल 10th शेड्यूल में दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का 9th या 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कविता चौहान को, ऑप्शन बी अपर्णा यादव, ऑप्शन सी विजया रहाटकर, ऑप्शन डी रेखा शर्मा। बताइए कौन सी? कविता चौहान है या अपर्णा यादव है, विजया रहाटकर है या फिर रेखा शर्मा? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए बच्चे। आंसर हो जाएगा विजया रहाटकर, ऑप्शन सी। ठीक है, विजया रहाटकर हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ठीक है, महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी महिला आयोग की स्थापना। ठीक है, यहाँ पे हमारे 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पार्ट ए में, बाकी हम सेकंड पार्ट में कल करा देंगे। 44 यहाँ से हम फिर ले लेंगे हम 45 से। ठीक है, 44 तक कर दी पार्ट 8 में। आज हमारा फास्ट भी है बच्चे। ठीक है, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से अपने फास्ट कर रहे हैं तो फास्ट कीजिए, शक्ति प्राप्त कीजिए माता रानी से। ठीक है, जिससे आप इस बार अपने पढ़ाई भी कीजिए, प्री भी आपका क्लियर हो जाएगा। और रिवीजन करिए, और कोई भी ऐसा जो इसमें क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया होगा तो दोबारा से हमसे पूछिए, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय माता रानी की। ठीक है, जय माता रानी की।